जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन क्वेश्चन बैंक का ना दोस्तों। इसमें हम लोग 2022 से लेकर 2025 तक इसका फुल इंट्रोड्यूस हमने करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो जरूर देखिए, वो देखिएगा तभी मजा आने वाला है दोस्तों। तो आइए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। मात्र इसमें 3 सेट्स हैं 2022 से 23 का, उसके बाद बाकी जो है 2024 और 25 का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आज जो होने वाली है सेशन हम लोग की सेकंड है। सेकंड में आपको बताया दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप, सेकंड जो सेट नंबर है हम लोग का बिहार डीएलएड का, जो लिया गया है कब, तो ये 5/6/2023 में लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है उस समय में। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, सेट नंबर है हम लोग का 2 नंबर, जो लिया गया है 5/6/2023 में। पहला जो सेक्शन आता है आपका पार्ट 1 जनरल इंग्लिश रहता है इसमें। तो आइए देखते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो देखिएगा यहाँ पे आपका पार्ट 1 जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है देखेंगे, कह रहा है कि नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस डैश इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो चीजें हैं, क्या क्या, तो एक नॉट ओनली है और यहाँ पे बट ऑल्सो। जब बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ब आता है ना दोस्तों, जब नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग इज हमारे यूज करते हैं। तो देख रहे हैं बट ऑल्सो के बाद जो है साइंस से क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। इस कारण आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखेंगे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। देखिए इसका बताना है आपको। ब्लैक शिप का मतलब पहले जानेंगे। ब्लैक शिप का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, है ना, मतलब बदनाम व्यक्ति बोल सकते हैं आप इसके। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखिए ऑप्शन कह रहा है आपका क्या, कह रहा है अ क्वेरलसम पर्सन, मतलब झगड़ालू व्यक्ति। एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब समूह का एक माननीय सदस्य। अ काइंड मैन, मतलब एक दयालु आदमी। अ डिस्प्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, कहने का मतलब है एक समूह का बदनाम सदस्य। तो आंसर हम लोग का सीधे से निकला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट निकला। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। फिर से हम लोग के पास देखेंगे, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसका बताएंगे क्या होगा। तो देखिएगा इसका पहले तो मतलब हम लोग जानेंगे इस आइटम का क्या होता है। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, इसका मतलब, है ना। आंसर्स क्या होंगे हमारे बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास, अ पर्सन ऑफ द सेम हाइट, कहने का मतलब है कि समान ऊंचाई वाले व्यक्ति। सेकंड है पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही चरित्र के व्यक्ति। तीसरा है पीपल वर्किंग टुगेदर, मतलब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और लास्ट है बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर, मतलब पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। आंसर हम लोग का क्या होगा, बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर, मतलब पक्षी क्या कर रहे हैं, एक साथ उड़ रहे हैं। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हम लोग का, द काउंसिल डैश इज डैश डैश मेड इट्स डिसीजन। क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे बताइएगा आप। करेक्ट जो हो जाएंगे, द काउंसिल हैज मेड इज डिसीजन। ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा राइट आंसर, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। वाक्य में जब सब्जेक्ट क्वालिटी सिंगुलर नाउन हो तो इस कारण यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि हम बता देंगे हैज बीन, हम लोग का लगेगा हैज बीन, एक ही ऑप्शन है, हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो रेंज ऑफ नंबर्स डेट डेट्स और टाइम, वो कौन दिखाता है बताइएगा।
तो अब बता देंगे कि जैसे हम लोग समय लिखते हैं, यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि कोई टाइम लिखिए, तो हम समय या फिर डेट जो भी नंबर लिखते हैं कैसे लिखते हैं ना, आज ही की डेट लिख लो आप, तो कितने लिखेंगे हम लोग, जैसे कि 20 दिसंबर हो गया ना, तो 20 दिसंबर लिखते हैं और 2025 लिखते हैं ये। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जो और स्लैश के रूप में भी और डैश के रूप में भी लिखते हैं, 20 है ना, 12 और 2025 ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, आंसर हम लोग का आंसर जो होगा डैश होगा यहाँ पे, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं क्या है, वी ड्रॉप हिम आउट ऑफ द ट्रेन, कहने का तात्पर्य है क्या कि हमने उसे क्या किया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तो इसका हमें बनाना है क्या दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या होगा पैसिव वॉइस, बताइएगा इसमें। पैसिव वॉइस हो जाएगा, ही वॉज तो सभी में है, देख पा रहे हैं ही वॉज इसमें, लेकिन ही है ये तो होगा नहीं, है ना। पहले ही हम लोग इसको काट देते हैं, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। ओके, जबकि ये भी होगा हमारा ही है। अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, इसमें कोई भी भर फोर नहीं दिया है, मतलब आईएनजी वाला नहीं होगा, सीधे से हम काट देंगे इसे भी, बीइंग होगा नहीं यहाँ पे, है ना। अब आते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉप है, यहाँ पे भी ड्रॉप है, तो ये तो और नहीं हो सकता है। यहाँ पे V3 आ जाएगा ना, ये तो V2 है, V3 आएगा, यानी करेक्ट जो ऑप्शन होगा हम लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा, ही वॉज ड्राइविंग आउट ऑफ द ट्रेन, राइट आंसर डी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। तो आइटम्स हमारा क्या दिया हुआ है, बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या होता है, बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दोस्तों कि दिन दूना रात चौगुना, है ना। तो आंसर क्या बनेंगे हमारा, आंसर बनेंगे प्लेइंग वाइजली या फिर ड्राइविंग फास्ट, मूविंग असेंबली या फिर ग्रोइंग रेपिडली। तो आंसर बताएंगे ग्रोइंग रेपिडली, मतलब हम लोग क्या करें, ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें यही ना होगा दिन दोगुना रात चौगुना का मतलब। तो आंसर हम लोग का करेक्ट सी बनेगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्या है, कह रहा है कि 8 किलोमीटर्स डैश और लॉन्ग डिस्टेंस। बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे बोलेंगे कि 8 किलोमीटर डैश लंबी दूरी, क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आप आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 8 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि समीर सेड आई विल कम बैक इन 15 मिनट्स। तो इसका बनेगा क्या दोस्तों, इसका बनाया गया है, यहाँ पे देख पा रहेंगे कि समीर टोल्ड दैट ही डैश बैक इन 15 मिनट्स। ये डैश की जगह पे क्या फुलफिल होगा बताएंगे यहाँ पे, तो आंसर बताइएगा। यहाँ पे फुलफिल होगा दोस्तों, मतलब 15 मिनट में वापस आऊंगा, है ना, समीर ने बताया। तो आंसर करेक्ट हो जाएंगे हम लोग का क्या, राइट आंसर हो गए वुड कैम, वुड कम होगा यहाँ पे, है ना। क्या होगा, समीर टोल्ड दैट ही वुड कम बैक इन 15 मिनट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। देखेंगे चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आइए कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं क्या है, यू विल गेट द जॉब ऑन अ कंडीशन दैट यू डैश हार्ड। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, तो बताएंगे कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे होंगे, ऑप्शन नंबर ए वर्क होगा, यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। कहने का मतलब है कि आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। आंसर ए करेक्ट होगा। देखिए चूज द करेक्ट सुजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है, आई ड्रॉव टू द लाइब्रेरी इंस्टेड डैश आई वॉज टू लेजी टू वॉक। क्या होगा यहाँ पे आंसर दोस्तों, आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट होगा, बिकॉज। कहने का क्या मतलब है कि मैं पैदल चलने में बहुत आलसी था, इसलिए गाड़ी से पुस्तकालय गया, है ना। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड। क्या होंगे यहाँ पे बताइए? मतलब अंग्रेजी तो सभी बोलते हैं दुनिया में। आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर बताएंगे ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। स्पीक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। क्या है सेंटेंस हमारे पास? सी सॉप्स टू सक्सीड। यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताने हैं। क्या है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स? तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स चुनेंगे जहाँ पे इन्फिनेटिव, जिरंड, है ना, पार्टिसिपल हो, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स मिलते हैं। तो इसमें कौन सा है? सक्सीड जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हमारा? एक्सक्लामेशन मार्क इज जनरली यूज टू शो डैश। बताएंगे यहाँ पे क्या? एक्सक्लामेशन जो मार्क्स होती है वो जनरली क्या यूज करने को दिखाती है हमें? तो वो दिखाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सैडनेस को, हैप्पीनेस को, सभी को। बात सही है, यहाँ पे सभी को दिखाती है। राइट आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा क्वेश्चन? डैश द बैड वेदर वी वेंट सैलिंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों? कहने का मतलब डैश के कारण हम नौकायन करने गए, इसी कारण गए थे। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या? फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हम लोग का? क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल हैज नॉट कॉम डैश द ऑफिस। क्या होगा आंसर बताइए? आंसर बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर होंगे बी आपके, द प्रिंसिपल हैज नॉट कम टू द ऑफिस। देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है क्वेश्चन? सपोज डैश द मैच दे विल बी इन द फाइनल्स। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे? मान लीजिए डैश मैच हो गया तो वे फाइनल में पहुंच जाएंगे। क्या मैच हो गया तो दोस्तों बताइए? तो आप बताएंगे दे विन, मतलब वे लोग जीत जाएंगे यदि ये फाइनल हो गया तो। आंसर हम लोग का आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या है हम लोग का क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या? ही सेड, उसने कहा, आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे। मतलब उसने कहा है क्या कि मुंबई में मंडे को मैं जाऊंगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे? आंसर होगा ही सेड दैट ही डैश इन मुंबई। ही सेड आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे, मतलब वो संडे के दिन कहाँ पे रहेगा? मुंबई में रहेगा, है ना। तो आंसर क्या होंगे हम लोग का करेक्ट? करेक्ट आंसर बनेंगे ही सेड दैट ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। आंसर बी करेक्ट होंगे हम लोग का। देखिएगा, नेक्स्ट है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब्स गिवन इन बिलो, सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए क्या है क्वेश्चन? दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, डोंट डिस्टर्ब देम। क्या होगा इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट इसमें बता पाएंगे आप। आंसर होगा हैविंग, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब से। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे जो नेक्स्ट आता है सेशन हम लोग का पार्ट 2, जो क्या है? मैथमेटिक्स का है। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन है आपका क्या कि 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 45, 10 70 और 10 80 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे 10 10, 10 20, 10 45, 10 45 का तो वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है जिसमें 1 होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग
पुट करते चलते हैं। देखिए जैसे 10 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 10 90 माइनस 80 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे सेम लिख सकते हैं 10 70 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो 70 है और 80 है, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 वैल्यू होता है। 1 में इस सभी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1, यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट रहेगा, मतलब 1। देखिए आगे बहुपद दिया हुआ हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस शून्यक का योग आपको बता देना होगा क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग होता क्या है, पहले शून्यकों का योग क्या बता देंगे। तो जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये ना होता है, इसका होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें देखेंगे माइनस बी क्या है, यही है ना हम लोग के पास, तो माइनस ऑलरेडी है, ये तो माइनस में पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 4। और ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स का क्या है 1, मतलब हमारा आ जाएगा 4/1 मतलब 4। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए बिंदु दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा ये हमें बताना है। तो पहले तो कंपेयर करेंगे इन तीनों भुजाओं को, तभी तो पता चल पाएगा। आइए हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है, समबाहु समद्विबाहु या समकोण या विषमबाहु आ रहा है। ठीक है, पहले तीनों को निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला पे हमें यूज करना होगा। देखिए और ये एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको तो आप याद करके ही रखिएगा ना, एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ये। देखिए एक त्रिभुज हो गया हमारा, इसमें ये ए, ये बी और ये सी, तीनों का दिया हुआ है। जैसे सी का 3 1 दिया गया है ना यहाँ पे, 3 और 1, बी का दिया हुआ ना -5 और 3, ए का भी दिया हुआ है, उसे भी रख लीजिएगा 0 और 6। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए बी, पहले भुजा ए बी को निकालेंगे हम लोग साइड ए बी का, तो क्या हो जाएगा, का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। देखिए इसे निकालिए, x1 क्या कहने का मतलब ए बी का वैल्यू, x1 को 0 ले लो यहाँ पे, 0 माइनस x2 क्या है, ये पहले से -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 5 रख लो होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपके 6 माइनस y2 क्या है 3 का होल स्क्वायर कर लो, इसे सॉल्व करो। तो 0 प्लस 5 तो 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस ये 6 में से 3 तक 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34, यानी √34 आ गया हमारा ए बी का वैल्यू। सेम वैसे ही ए सी का निकालेंगे, सेम वैसे ही बी सी का निकालेंगे। और ये निकालते हैं हम लोग, अभी ए बी का हम लोग का क्या आ चुका है, ए बी का √34 आ चुका है। सेम ए सी का वैसा ही निकालते हैं, ए सी का भी रखिएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 सीधे हम नंबर रख के बना देते हैं, आप तो फॉर्मूला जान चुके हैं, प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और ये 25, ये भी आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये घटेगा तो 25 5 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 34 आया। ए सी भी मेरा सेम आया, ए बी और ए सी अभी तक सेम आया। अब निकालेंगे लास्ट मेरा बी सी, बी सी का भी रखिए -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर मतलब 64 सीधे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। -5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 64 हो गया, माइनस माइनस दोनों प्लस, प्लस यहाँ पे घटाइएगा तो 2, 2 का स्क्वायर कितने 4 हो जाएंगे, 64 4 कितने हो जाएंगे 68, ये तो 68 √68 आ गया। लेकिन हमारा ए बी और ए सी दोनों इक्वल है और बी सी अलग हो गया, कहने का तात्पर्य कि ऐसा हमारा ट्रायंगल है ये और ये इक्वल है, यहाँ पे जैसे ए बी और ए सी इक्वल है, बट ये जो है अलग ही है। ये कौन सा ट्रायंगल कहलाता है दोस्तों, आप बता देंगे, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है हमारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी करेक्ट होंगे। देखिए एक चतुर्थांश में एक बिंदु है, दोनों माइनस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले तो इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे चतुर्थांश को, ये मूल बिंदु है हमारा। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड और ये थर्ड चतुर्थांश और ये हमारा फोर्थ रहता है। तो ये प्लस और प्लस को इंडिकेट करता है और ये माइनस और ये भी माइनस को इंडिकेट करता है, तो हमारे पास दोनों माइनस में है,
ये x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। x और y दोनों जब माइनस में है कहने का मतलब कि x भी और y भी माइनस, यानी ये किस कंडीशन में है, ये तीसरे चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 1 लीटर बता दे 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा। किस प्रकार का आलेख होगा इसका, तो आप बता पाएंगे ये प्रवलयकार होगा। आंसर बी करेक्ट होगा, प्रवलयकार। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो वही से कोण प्रत्येक अंतः अभिमुख कोण के योग से डैश होगा। क्या होगा बताएंगे। तो यह जो होगा दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो वही से कोण प्रत्येक अंतःअभिमुख कोण के योग से क्या होगा, उसके बराबर होगा। आंसर हम लोग का सी होगा। कैसे बराबर होगा देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, जैसे ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इस कोण को हमने आगे बढ़ाया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। कह रहा है कि ये बहिष्यकोण, ये बाहर वाली एंगल जो होगी ना अंतःअभिमुख, कहने का मतलब इसको छोड़ करके ये कोण और ये वाली कोण, इस दोनों का योग मतलब इस दोनों का सम जो होगा ना इसके बराबर में आती है, ये आती है। ये रूल आप लोग पढ़े होंगे। करेक्ट होगा ऑप्शन सी। कह रहा है कि 15 परीक्षणों का योग दिया गया है इतना हमारे पास, तथा इन आंकड़ों का माध्य है x। तो x का हमें वैल्यू बता देना है, क्या आएगा। देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल परीक्षण कितने हमारे पास 15 है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि जो माध्य दिया है हमारे पास, माध्य ये 392 प्लस एक्स बट्टे में कितने हैं 15 इक्वल में एक्स करेंगे ना, सॉल्व करिएगा तो ये 15x हो जाएगा उधर, तो ये जाके उधर घटेगा 15x में से x 392, इधर हो जाएंगे 14x। कैसे होगा दोस्तों, तो इसे क्रॉस मल्टीपल होगा 15x होगा, 15x 1x जाके घटेगा तो 14 आएगा ना, काटिए इसे, फिर 2 टाइम्स में काटेंगे 28 तो 1 1 आएगा 1 1 2, यानी काटेंगे कितने टाइम्स में 14 एट जा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 28। ऑप्शन नंबर क्या दिखा आपको, तो राइट आंसर डी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हमसे यदि एक घनाभार बॉक्स की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान है, इसको निकाल लेंगे आप। फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका फार्मूला दोस्तों, तो आप बता देंगे। इसकी एरिया जब निकालने चलेंगे आप, तो ये होता है क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच होता है, बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 इंटू एल बी। एल कितनी है आपकी, तो लंबाई आपके पास बताएंगे 15 है, और चौड़ाई 10 प्लस चौड़ाई 10 गुने ऊंचाई 20 प्लस लंबाई आपके पास है 20 और गुने 15। कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे, इसमें गुना करेंगे तो आपके पास होंगे 150 प्लस इसमें करिएगा तो 200 प्लस इसमें करेंगे तो ये 300। चलिए ये 3 और 2 500 हो जाएंगे, 5 एंड 6 50 हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दिए, कितने हो जाएंगे आपके पास 1300। देखिए है क्या 1300 आपके ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ये करेक्ट है। 10 कम मूल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ का दर कितना है 5%। देखिए इसको निकालेंगे हम लोग। 10 कम मूल्य वाले 400 शेयर का कुल कीमत कितने हो जाएंगे, 10 गुने 400 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 4000 रुपये होगा। प्रति माह लाभ कितना है 5% है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 कर दीजिए यानी 20% हो जाएगा। 4 को तिमाही होगा ना, एक तिमाही के बाद बोला है वो 5%, तो वैसे 4 तिमाही होगा तभी तो एक साल होगा ना, तो 5 में 4 से गुणा कर दीजिए यानी रेट हमारा जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। तो लाभांश हम लोग निकालेंगे कितने हो जाएंगे 4000 रुपये, है ना, ये 20% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 दूना 8 होंगे और 1 जीरो, यानी हमारी लाभांश जो आ गई है
वो कितनी आई है 800 रुपये। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर ए करेक्ट। 3x+y कितना दिया है 300, 243। यहाँ पे 243x माइनस वाई इक्वल 3 दिया है, तो कितने हल इसके संभव है? कितने इसके हल संभव है आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप कर लेंगे क्या दोस्तों, पहला काम कि A1/A2 है ना, यहाँ पे निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास 3/243 हो जाएगा, इसको काटिएगा ना 1/81 आएगा। अब देखेंगे B1/B2, इसे देखिएगा तो 1/1 ये रहने दीजिए। अब देखेंगे C1/C2, इसे लिखिएगा 243/3, इसे काटिएगा तो कितने आ गए 81 आ गया। अपॉन में एक डाल सकते हैं आप। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि जो A1/A2 है ये B1/B2 के इक्वल नहीं है, ना ही C1/C2 के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, कह पाएंगे हम लोग कि यह जो हो रहा है आंसर, इसका सिर्फ और सिर्फ कितने हल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हल पॉसिबल है। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अब देखेंगे कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। कह रहा है कि दशमलव शांत होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो परिमेय का होता है। दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होना चाहिए, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट बताया गया है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे कह रहा है आपसे कि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप आपको बताना है, कौन सा है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, किसी भी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप जो है अब जो है कि 2p और +1 के तहत होगा। यदि हम p का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 में 2 से गुणा करिए तो 2 2 1 3 आया कि नहीं, जैसे 2 ही रख के देखिए तो 2 2 4 1 5 आया ना। तो ये विषम संख्या वाली जो होगी ये होगा 2p+1, आंसर डी होगा। यदि समूह के चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान को समूह का क्या कहते हैं, ठीक बीच वाले को क्या कहते हैं, उसे बीच वाले को माध्य कहते हैं। देखिए यदि साइन माइनस कॉस का वैल्यू 0 है, कह रहा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा के वैल्यू आपको बताने हैं कितने होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कितने होगा। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे दोस्तों कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइन यहाँ पे माइनस में है, इधर भेजेंगे प्लस में आएगा तो ये कॉस होगा, यानी साइन इक्वल कॉस हमारे पास आ चुका है। मीन्स बता पाएंगे कि यहाँ पे हम कॉस भी साइन भी रख सकते हैं, यहाँ पे कॉस भी रख सकते हैं, दोनों का सेम इक्वल मान है ना। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, तो आप बता पाएंगे यहाँ पे। ये रख रख के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे 4 थीटा है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, थीटा का वैल्यू हम 45 अपने मन से हम लोग लेते हैं, ओके ना। 45 जब लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि साइन है तो साइन रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। साइन 4 थीटा है तो 4 थीटा रखिए, और प्लस में कॉस थीटा है, कॉस 4 थीटा रखेंगे। इतना तो हो गया। ये जब हम लोग निकालेंगे तो ये थीटा के वैल्यू जैसे हमने 45 आपको बोला रखने के लिए, 45 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने हो जाएंगे आपके पास, 45 में 4 से मल्टीप्लाई करिए मतलब 180 होगा ना। फिर 45 में हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो ये भी 180। मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन 90 + 90 180 होगा, प्लस में कॉस 90 + 90 ये भी 180 हो जाएगा, होगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि साइन 90, ठीक, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस 90। साइन साइन और कॉस का वैल्यू देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग
नए दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा क्या? यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है आपको? जैसे हमने दे दिया कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये आप बताओ क्या होगा? तो आप ट्रिपलेट फार्मूला का यूज़ करते हो ना कि 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो ये दोनों होगी, इसमें से इसे घटाएँगे स्क्वायर को, तो ये आएगी, हमें कन्फर्म पता है कि 3 आएगी। तो वही बताया जा रहा है कि एक भुजा के स्क्वायर और दूसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर जो होगी, वो समकोण त्रिभुज में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट बताइएगा बाय पाइथागोरस रूल से। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? बताएंगे कौन सा है इसमें? तो 54 का आप निकाल लो यहीं पे, 2 से निकालोगे 2 और यहाँ पे 7, 3 से होगा 9, फिर 3 से निकाल दो 3 टाइम, फिर 3 से 1 आएगा। अब देखिए क्या क्या रहा आपके पास, 2 रहा, 3 टाइम्स रहा है, तो कहने का तात्पर्य है क्या, 2 हमारा 1 टाइम और 3 जो आ रहा है 3 टाइम। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे। कह रहा रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? तो आप बताएंगे रेखाखंड को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। देखिए नेक्स्ट है कि बहुपद 2x माइनस 4x प्लस 6 के मूलों का योग कौन सा होगा? मूलों का योग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना कि क्या होता है, माइनस पी बाई ए होता है। माइनस बी कहने का मतलब ये, तो पहले से माइनस में, यानी कि हमारा प्लस में 4 हो जाएगा अपॉन ए का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 से काटे यानी 2 आ गया। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक वस्तु को 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। कितना हो जाएगा? आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। पहले पे 15%, दूसरे पे 20%, दोनों इक्वल है, तो रेशियो हमें बस निकालना है। तो यहाँ पे सीधे कर लो ना, ये 15% है और ये दूसरा वाला 20% है। 15% का आप यदि निकालेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 5 तिहाई और इधर 5 चौके। कह पाएंगे, सपोज कर लो हम इधर x और इधर y रख लेते, मतलब x अपॉन वाई यदि निकालेंगे हम लोग, तो 4/3 का रेशियो हम लोग के पास आएगा ना। तो देखिए 4/3 का रेशियो, यस राइट आंसर ऑप्शन 4/3 बी करेक्ट है। यदि व्यंजक 4x माइनस 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका हो, तो दिए गए व्यंजक को हल करने पर प्राप्त मान होगा क्या? क्या होगा मान दोस्तों? तो देखिए इसका मान जो होगा, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य और कोटि में भी प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य का हम लोग निकालेंगे। जब भुज में निकालेंगे तो 1 से लेके 5 तक को निकालेंगे, ठीक है? तो 1 से 5 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, कितने? 9 3 12 2 14 1 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे यानी 3 आया हमारे पास, 3 रहा अभी। अभी आंसर हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, अभी 3 आया। उसके बाद अब जो हमारा, ये तो भुज के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है? अब कोटि के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये 0 से लेके होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात है, तो 0 से लेकर के 1 2 3 4, इतना ही 5 संख्या हमारा हो गया। 7 2 9 1 10, 10 को आप डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे 5 से? तो 2 आ जाएंगे, है ना? तो 2 और 5 यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? यह है कोटि, कोटि y होती है दोस्तों, है ना? और भुज जो होता है वो x होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, तो 4 3 जा 12 माइनस y की वैल्यू 2 आई है, तो 6, 3 2 जा 6, यानी 12 में से 6 घटाइएगा तो 6। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट बन जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है, अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या आपको बतानी है कौन सी है, कौन सी है संख्या, देखेंगे।
5 संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक है। 5 संख्या ले लीजिए, 5 संख्या और गुने यहाँ पे 18 कर लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास? 90 होंगे ना। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे 4 ही संख्या, एक हटा दी जाती है तब माध्य 16 होता है, यानी 64। अब जो है 5 में से 4 घटेगा तो एक संख्या, इसमें से घटा लीजिए, कितने बचेंगे हमारे? 100 और ये घटेंगे तो 8 में से 6 तो 2, यानी एक जो संख्या वो आई है वो कितनी आई हमारे पास? 26 आई है। तो हमसे वही बोली गई कि हटाई गई संख्या वही 26 तो है, देखेंगे ऑप्शन नंबर 26 है। यस, ऑप्शन नंबर आपके पास है राइट आंसर बी करेक्ट। देखिए, किसी आंकड़ों के लिए माध्य 5 माध्यिका 6 है तो बहुलक निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना हो दोस्तों, फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है कि मोड यानी कि बहुलक इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन, है ना, माइनस होता है 2 इंटू मीन। बस ये फॉर्मूला आप रखेंगे, बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। देखिए बहुलक हमें निकालना है, बहुलक है यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू मीडियन यानी 3 गुने माध्यिका, 3 और माध्यिका कितने हमारे पास? 6 है, तो माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितने हैं तो हमारे पास 5 है, तो इसे रखेंगे यहाँ पे 18 माइनस 10, घटाइएगा कितने आ जाएंगे? 8। हमारे बहुलक कितने आ गए? 8। देखिए 8 है ऑप्शन नंबर में, यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग कि cot x माइनस टेन एक्स अपॉन है cot 2x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। cot x माइनस टेन एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग? cot 2x, है ना। इसे सॉल्व करिएगा हम लोग लिख पाएंगे क्या? tan 2x इंटू लिखेंगे हम लोग cot x माइनस 1 अपॉन cot x हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे? tan 2x, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cot स्क्वायर x माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा cot x। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे? tan 2x, यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2 cot x हो जाएगा इंटू 2 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास बचेगा tan 2x और इधर में बच जाएगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan 2x इंटू हो जाएगा यहाँ पे cot 2x इंटू 2, यानी हम लोग कह देंगे कि आंसर सिर्फ बचेगा हम लोग के पास 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या? 2। यस, राइट आंसर ऑप्शन ए है। कह रहा है क्या? दाहिने हिस्से का आयतन सबसे बड़ी दाहिने हिस्से का आयतन सेंटीमीटर में वृत्ताकार शंकु जिसे 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है वह है कितना है? तो शंकु का व्यास, यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या कि शंकु का व्यास जो है दोस्तों, यानी डायामीटर हम लोग कह सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई जो उसकी हाइट है ये किसके इक्वल है? तो घन के भुजा के बराबर है। हम लोग ए मान लेते हैं, कितना है? 4.2 में दिया गया है। तो रेडियस कितने हो जाएंगे हमारे? जस्ट हाथ आधा, यानी 4.2 का हाफ काटिए इसे, यानी बता देंगे आप 2.1 हो जाएगा हमारा रेडियस। हाइट कितना हुआ है? हाइट तो यही है 4.2 है। अब आयतन इसका निकालते हैं, आयतन क्या होता है शंकु का? तो अब शंकु का आयतन बता देंगे। शंकु को इंग्लिश हम लोग कोण बोलते हैं ना, तो इसका यदि वॉल्यूम निकालिएगा दोस्तों तो वॉल्यूम होते हैं 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच। इसका रखेंगे हम लोग 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर कितने हैं आपके पास? रेडियस 2.1 है, 2.1 इंटू 2.1 रखना है आपको। और हाइट हाइट कितनी है? 4.2, यहाँ पे रखेंगे 4.2। इसे काटिए, तो इसको काटेंगे आप 3 टाइम्स में कटेगा, डेसिमल 3। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे भी काट दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 19.4 सेंटीमीटर
है ना। देखेंगे 19.4 के पास है ऑप्शन, तो यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 3, जो क्या आता है आपका साइंस का आता है। देखेंगे साइंस में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किए थे। कौन से लक्षण का चयन किए थे, तो आंसर बता पाइएगा। यह किए थे ये सभी, कौन क्या क्या, फूलों का रंग, बीज का रंग, तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग और बीज की आकार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक इसमें कौन है बताएंगे, तो एकल परमाणविक जो हो जाएगा वो आंसर बताएंगे ये सभी हैं आपके, नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, सभी है। बताना है आगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आप बता पाएंगे, ये यूनिट होता है दोस्तों। आंसर हम लोग का क्या होगा, वह दर जिससे विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के अन्य रूप में व्यय होती है उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। P इक्वल W/T होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किससे आसपास पाई जाती है, किसके आसपास पाई जाती है, तो आंसर बताएंगे कोशिका भित्ति जो पाई जाती है ये सभी के पास में, पादप कोशिकाएं, शैवाल कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के पास में। देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। किसको आप ड्रिंक करोगे तो अंधापन हो सकता है, तो आंसर बता पाएंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CH3OH को लेने पर। ये क्या होता है दोस्तों, ये मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया जो होता है वो किस वस्तु के उत्पादन के लिए जानते हैं हम लोग, तो आंसर बता पाएंगे, यह है कोयला। आगे देखेंगे कह रहा है कि रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। बताएंगे क्या होती है उत्पन्न, चीनी। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह के अंतर्गत आते हैं। कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आंसर बता पाएंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा, थैलोफाइटा। कह रहा ओम के नियम, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, किसका मान अचर रहता है, आंसर बताएंगे धारा का। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लाल को जो नीला करता है क्या होता है वो दोस्तों, तो वो आंसर बताएंगे, वो क्षारीय कहलाता है। आंसर बी हो जाएगा, 7 के ऊपर सीधे चला गया। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पेप्टिडोग्लाइकन कहलाता है, डोग्लाइकन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। किससे बढ़ती है मिट्टी की उर्वरकता, तो आप बताएंगे उर्वरक या खाद से बनती है, बढ़ती है। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है, आपको बताना है क्या होता है, तो आंसर बताएंगे 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। आंसर ए करेक्ट होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, यहाँ पे आंसर बता देंगे आप, वाट होता है शक्ति का, है ना। और दाब का पास्कल होता है। बल का क्या होता है दोस्तों, तो बल का आप न्यूटन बता पाएंगे। और कार्य ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। देखिए नेक्स्ट, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्या होगा उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप बता पाएंगे सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 16 2, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए होगा हम लोग का। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बताएंगे कौन सा परीक्षण किया जाता है, आंसर बता पाएंगे आप, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD किया जाता है ना। देखिए आगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका करते हैं उपयोग बताइए, तो आंसर बताएंगे प्रिज्म का। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, कितना समय अंतराल होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर बता देंगे, यह होना चाहिए
0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है। यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये मीटर प्रति सेकेंड है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ला लेना है, बस बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप जब चेंज करोगे ना दोस्तों, इसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जब ये मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति आवर में ले जाना है, तो सबसे ऊपर में रखेंगे हम लोग 18 अपॉन में 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.06 से, बस आंसर आपके पास। तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.216 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है क्या कि पहाड़ क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? उस विधि का नाम बता पाएंगे? आप आंसर बताएंगे। सोपानी कृषि कहते हैं उसे हम लोग। आगे देखेंगे पार्ट 4 जो है सोशल स्टडीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों उपचुनाव। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का जो नेता होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? उस समिति का नाम था हंटर समिति। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का घटक कौन नहीं, बताइए। तो आंसर बता पाएंगे लिंगानुपात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? कितना प्रतिशत होता है? आंसर बताएंगे 92% होता है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना के बाद आता है पश्चिम चंपारण, फिर आता है दोस्तों आपका तो मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया रहता है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? कौन नहीं था? तो आंसर बता पाएंगे, यह नहीं था अस्थाई केंद्रीय अफीम बोर्ड नहीं था। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? बड़ी बाधा बताएंगे क्या है? तो इसकी बड़ी बाधा जो है ये सभी है, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा और गरीबी। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे वन विस्तार के नजरिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे कौन सा स्थान है? आंसर बता पाइएगा 10वां स्थान है। तो फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? फर्स्ट पे आप याद रखेंगे रसिया है, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे ब्राजील, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे चाइना, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है ना, सेवेंथ पे है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिर 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे इंडोनेशिया, 10वें नंबर पे हमारा भारत देश आता है। देखिए कह रहे हैं तालाब पालन प्रणाली के लिए चुनी गई सामान्य मछलियां कौन सी है? कौन सी है? तो आंसर बता पाएंगे, ये है कैटलास, रेहू, मेड्रिगल्स, कॉमन कार्पस और ग्रास कार्पस। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? सबसे पहले कहाँ पे खुला? तो आंसर बता पाएंगे, यह घाटशिला में खुला। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। कब खुला था दोस्तों? तो यह 1924 में खुला था। देखिए आगे कह रहा है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो आंसर बता पाएंगे, यंग इंडिया पत्रिका है महात्मा गांधी का। भारत के सबसे ऊंचे भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? कितना है केटू की ऊंचाई? आप आंसर बताएंगे 8611 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? कौन नहीं, बताइए। आंसर बता पाएंगे आप, महासागर नहीं है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? आंसर बताएंगे 1870 ईस्वी में लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कौन से मौलिक अधिकार को बोले हैं? आर्टिकल 32 को बोले हैं, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को बोले हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे आपके। देखिए आगे है, 1917 ईस्वी में देश का प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था? तो आंसर बता पाएंगे, रूस अलग हुआ था। हल्के और तेज चलने वाला जहाज कैरावल को किसने बनाया है? कैरावल को किसने बनाया है? तो यह बनाया है पुर्तगालियों ने बनाया है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो आंसर बता पाएंगे, यह मिला 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। हमारी फसल क्षेत्र का हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन में आच्छादित है? तिलहन में कितना प्रतिशत है? तो आंसर बताएंगे 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन आपका कि एक कार्यालय है, 20 लोग काम करते हैं। 5 का अपना पहला समूह जो है 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो समूह है 10 बजे से 4 बजे तक करते हैं। फिर तीसरा जो समूह है 12 से लेकर 6 के बीच में काम करते हैं। मात्र 3 ही कंप्यूटर हैं, सभी कर्मचारी अक्सर काम करते हैं। तो आपको बताना है किस घंटे के दौरान जो है कंप्यूटर सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाना है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाना है कब? तो आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा जो है उपयोग किया जा रहा है 12 बजे से, क्योंकि 12 बजे सभी यूज कर ही रहे हैं लगभग में। तो 12 बजे वाला ऑप्शन कौन है? तो आप सीधे से उठाइए उसे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हम लोग का। ए करेक्ट बनेगा 12 से 2 बजे वाला। देखिए कि एक अनानास की कीमत 7 रुपये है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है, तो खरीदे गए अनानास की संख्या। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग बताते हैं। यहाँ पे एक अनानास की कीमत 7 है, सपोज कर लीजिए हम लोग 7x ले लेते हैं, ठीक है। प्लस हमें 5y कितना खर्च करता है, तो आप बताएंगे 38 रुपये। हमें कोई भी ऑप्शन ये पहले छोड़ देते हैं, डाटा पर्याप्त में भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चलिए हम इसे हटाते नहीं। पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 4। 4 को लेके बनाते हैं दोस्तों, तब देखते हैं क्या रहता है हमारा आंसर। यदि 4 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 4, तो कितने हो जाएंगे? 7 4 जा 28 होंगे होंगे ना। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा हमारा। इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो 8 और यहाँ पे 4 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों? 38 चाहिए था। तो 38 तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। 7 4 जा हमारे पास कितने आ जा रहे हैं? 28 और 5 4 जा 20। हमें तो चाहिए 38। 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, ये 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 14 और 10 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 24। हमें चाहिए 30। यदि 3 रखते हैं तो आप 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, इसे ऐड करेंगे तो 6, ये 36 हो जा रहा है। यानी आंसर जो आ गया हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल अपर्याप्त ही आया है ना। आंसर हम लोग का कौन सा रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर राइट आंसर, डेटा जो है अपर्याप्त है ना। आगे देखिएगा, क्योंकि इस तीनों में से कोई आंसर नहीं आया। नीचे दिए गए आकृति में कौन सी एक्स के स्थान पर आती है, ये आपको बतानी है। कौन सा आएगा बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 7 है, यहाँ पे यहाँ 6, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? यहाँ 370 224 730 है। ये कैसे हुआ है दोस्तों? तो 370 जो है आपको बता दें 7 का क्यूब प्लस में हम लोग 3 का क्यूब करते हैं, दोनों का इंक्लूड करेंगे तो ये 7 का कितने हो जाते हैं? 7 का कर लेंगे 49, तो और फिर 7 से करिए तो कितने हो जाएंगे? 3 28 और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 34, यानी हो जाएंगे 343 और प्लस ये हो जाएंगे 7, यानी ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएंगे 370। आपने देखा 3 और 7 का करें इतना, तो वैसे ही 6 का क्यूब और 2 का क्यूब करने पे इतना है। तो 1 का और फिर किसका क्यूब करें तो इतना आएगा?
तो 1 का तो 1 ही रहता है, लेकिन कि हम बता दें आपको दोस्तों, यदि आप 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब, तो ये आ जाता है आपके पास 29 आता है ना। इसमें बस एक ऐड करिए, क्योंकि एक का क्यूब एक ही रहता है, यानी आंसर नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच और पी के बीच में आता है। एच कितना पे रहता है, तो आपको पता है 8 पे आता है, पी 16 पे होता है, तो 8 और 16 के बीच में कौन आएगा, देखिए 8 और 16 के बीच में जो आएगा दोस्तों 12 आएगा। तो आंसर हम लोग का कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दिए गए प्रश्नवाचक में हमें बता देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया लोकसभा उसके अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा में भी क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति रहते हैं। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ये लापता संख्या आपको बताना है कौन सी होगी इसमें, बताइएगा। इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, फिर 24, तो फिर 120, तो आगे क्या आने वाली है, बताइए क्या आएगी यहाँ पे दोस्तों। तो आप 1 के बाद 2 देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना, इसमें जो है मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें देख पा रहे हैं आप मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें देख पा रहे हैं 4, इसमें देख पा रहे हैं 5, तो इसमें आगे में 6 कर दीजिए, तो 6 12 का कितना होता है 72, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो गया, 720। चुने गए चुने की इसमें कौन सी जोड़ी आगे आने वाली है, कौन सा आगे आएगा, देखिए 2 3 4 5, 2 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 को यदि हम लोग छोड़ दें, 5 6 है, फिर 4 को छोड़ दें, 8 9 होना चाहिए ना, 8 9, फिर एक 4 आएगा ही आएगा, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर ए कर रहा है ना, ऑप्शन ए बन गया। देखिए आगे कह रहा है कि इस चित्र को देखना है, आपको बताना है कि धूम्रपान करने वाले वकीलों और धूम्रपान न करने वाले को दिखाया गया है, वो कौन सा चित्र होगा बताइए। तो धूम्रपान करने वाले वकीलों और धूम्रपान न करने वाले ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए आपका, कि ये मान लेते हैं हम लोग वकील, ठीक है ना, ये करने वाले हैं ये नहीं करने वाले हैं, तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है क्या, कि 3 3 की संख्या में 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हैं, ई किसी सिरे पे नहीं है ना, सिरे पे कहने का मतलब अंतिम छोर पे नहीं है, और डी जो है ना एफ के बाएं दूसरा है, ई सी का पड़ोसी है, और डी के विकर्णवत सामने है, डायगोनल मतलब बी एफ का पड़ोसी है, तो बताएं कि बी के सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है बी के सामने। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना देते हैं 1 2 3, टोटल 6 व्यक्ति हैं, जस्ट इसके सामने वाला भी विकर्णता वाला हम लोग बना देते हैं, ये डी है यहाँ पे और ये सी है, ये ए यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है ई, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे है बी और यहाँ पे है एफ, हमसे पूछा गया है कि बी के सामने कौन है, ई है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है, ये हमें बताना है, बताइएगा क्या आएगा। देखिए एफ एल पी यानी कि 6 12 16 है, तो यहाँ है मतलब इसका नंबर बताए हैं दोस्तों, 6 पे आता है एफ, 12 नंबर पे एल, 16 पे पी आता है। वैसे ही देखेंगे आप यहाँ पे 6 3 9 9 3 12 12 3 15, यानी ओ से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, यानी आर होना चाहिए, ओ के बाद आर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास दो है, या तो सी या तो ए। अभी लास्ट आते हैं 16 के बाद 19, 3 बढ़ता है, 19 3 22, 22 3 कितने होंगे 25, यानी वाई, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट होंगे। तो राइट आंसर हम लोग का क्या बनेगा, अब बता पाएंगे,
ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 6 जो हम लोग का जनरल हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा इसमें सही है, ये देखेंगे हम लोग। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, है ना। तो पहला ही वर्ड हम लोग का जो है दोस्तों शुद्ध आ गया, पहला ही वर्ड आपका करेक्ट है, राइट आंसर ये। जब सीधे आंसर मिल गया तो फिर दूसरे ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, आगे चलते हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है, बताइए कौन सा अलंकार होता है वहां पे बिना कारण के कार्य। तो आंसर बताएंगे वो होता है विभावना अलंकार। देखिए एक क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा ही रहेगा आपके पास, सीधे से पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या परहित के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा हमको। परहित क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका धर्म है कि वह स्वयं जी और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे को भी सुख दुख की ओर ध्यान दे और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, परहित ही सच्ची मानवता है। हमसे परहित के बारे में पूछा था ना, देखिए क्या पूछा था, परहित के अंतर्गत, परहित के अंतर्गत क्या आएंगे, तो परहित के अंतर्गत आएंगे कि सच्ची मानवता, यानी हम बता देंगे यहाँ पे क्या, कि दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए कौन है रचयिता। तो आंसर बताएंगे आचार्य विश्वनाथ जी है। पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तुक। देखिए आगे कह रहा है, पाहुन ज्यों आयो हो गांव में शहर के, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। इस पंक्ति में आपको अलंकार ढूंढना है, कौन से अलंकार होंगे इसमें। तो देखिए इसमें जो आपको बता दे, जानहु मानहु मनो मनहु, ऐसे जब आ जाए ज्यो त्यों, तो आप सीधे से आ जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पे, है ना। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। आगे देखेंगे, कह रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, दो भगन और एक रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। आंसर बता देंगे, ये है द्रुत विलंबित। आंसर बी करेक्ट होगा, द्रुत विलंबित। शब्द व्यंजक है तो इसकी शक्ति क्या कहलाएगा, इसकी शक्ति क्या कहलाएगा, व्यंजना कहलाएगा। आंसर बी करेक्ट होगा। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होगा, में रूपक अलंकार होगा। देखिए नेक्स्ट है, मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा, रेखांकित शब्द को पदबंध बताना है। कौन सा इसमें पदबंध है, तो इसमें रेखांकित तो कोई किया ही नहीं गया है, कैसे बता पाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो किया गया है दोस्तों रेखांकित, वो आपको बता दे मुझ अभागे को। तो यहाँ पे मुझ जो है दोस्तों ये क्या है, सर्वनाम है, तो सीधे से हम लोग लगा देंगे ये सर्वनाम पदबंध है इसमें, है ना। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग। तो आंसर बताएंगे उसे समास कहते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर बता पाएंगे आप, वो होता है दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। देखिए कपूर शब्द आपको बताना है, कपूर जो शब्द है ये कैसा शब्द है बताइए। कपूर जो बता देंगे ये है तद्भव। आंसर ये बताएंगे। अब इसमें आपको ढूंढना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। कह रहा है तुम्हारा सूट अच्छा है, ये तो सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, हरिओम ने हाथ जोड़े, ये भी ठीक है। जून और जुलाई आ गया, जून और जुलाई आ गई ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या,
अल्पक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा है? वो कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार जो है दोस्तों अल्पक नभ नील नयन विशाल में अलंकार ढूंढेंगे ना तो इसमें रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार इसमें तो है ही नहीं, यानी आंसर हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? थोड़ी चीनी मात्रा की बात किया जा रहा है, तो आंसर क्या बता देंगे? यह हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। सरोज शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। क्या होगा सरोज शब्द का संधि विच्छेद? सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा सहजोर सर सरह जोर ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे सरोज। आगे देखेंगे अलंकार मंजूषा किसकी रचना है? अलंकार मंजूषा जो है यह रचना किसकी है? आंसर बताएंगे लाला भगवान दिन का है। इनमें कौन कृत्यवाच्य से संबंधित इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है ये आपको बताने हैं। कौन से है दोस्तों? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये आपका कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य है। आंसर ए करेक्ट है। देखिए आगे कह रहा अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है अनायास में? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। देखिए आगे कह रहा है पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। पहाड़ काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब आप बता पाएंगे कि असंभव काम को कर डालना। राइट आंसर डी होगा। ओ घटी अब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर, इसमें आपको व्यंजना बताना है। कौन सी व्यंजना है इसमें? तो आप बताएंगे शाब्दी व्यंजना है। आंसर ए करेक्ट होगा आपका, है ना। शाब्दी होता है एक अर्थी व्यंजना होता है, अर्थी व्यंजना। देखिए आगे उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य का विधेय क्या है? विधेय जो है व्यापारी यहाँ पे। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है कि आई ऐसी अद्भुत वेला ना रो सका ना विहंस सका, इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन से अलंकार है इसमें? तो अलंकार जो है इसमें विरोधाभास है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे काला अक्षर भैंस बराबर लोकतियों का अर्थ बताना है। क्या हो जाएगा लोकतिया का अर्थ? काला अक्षर भैंस बराबर इसका हो जाएगा निरक्षर होना। आंसर सी होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।